हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यूज, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। मेकाक टेल्ड लॉयन टेल्ड मेकाक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से फर्स्ट बताना है, यह हिमालयी क्षेत्र में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं। सेकेंड वाला है वृक्ष एवं दिनचर प्राणी है। थर्ड है प्रमुख नर मेकाक अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय अन्य को सचेत करने के लिए मानव जैसी तेज आवाज उफ का उपयोग करते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी। इसमें हमारे दो कथन सही है। हमारे जो सही है इसमें क्या होगा, सेकेंड और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो क्या है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। भारत में जो है यहाँ पर ये कौन से पश्चिमी घाट में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं, ना कि हिमालय क्षेत्र में, तो इसलिए फर्स्ट वाला रॉन्ग है। इसमें सेकेंड और थर्ड सही होगा। इसका आंसर होगा बी। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। लॉयन टेल्ड मेकाक पूर्व जगत बंदर है जो भारत के पश्चिमी घाटों में स्थानिक रूप से पाए जाते हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही नहीं है। उनके प्रमुख आवासों में पश्चिमी घाट के अनामलाई पहाड़ियों, नेलियामपेथी, नीलाम्बूर घाट, सोलायार, गवी, सबरीमाला, वल्लीमलाई पहाड़ियाँ और अगुम्बे शामिल है। लॉयन टेल्ड मेकाक के काले फर और सिर तथा ठोड़ी के चारों ओर एक धूसर अयाल होता है, जिसके कारण उन्हें दाढ़ी वाले बंदर भी कहा जाता है। समूह के प्रमुख नर मेकाक अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय अन्य को सचेत करने के लिए मानव जैसी तेज आवाज उफ का उपयोग करते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। ये प्रजाति के रूप में वे पश्चिमी घाट में जैव विविधता जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा आवास की हानि और विखंडन के कारण संरक्षण संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। अक्सर खबरों में रहने वाली पुस्तक फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। हमें इसमें से बताना है ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन, सेकेंड वाला दे रखा है गैलीलियो गैलीली, थर्ड दे रखा है जोहानिस केपलर और फोर्थ दे रखा है आइजक न्यूटन। हमें इसमें से बताना है किसके द्वारा फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या होगा, आइजक न्यूटन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो अंग्रेजी भौतिकी विज्ञान एवं गणितज्ञ सर आइजक न्यूटन द्वारा लिखित है। ये जो पुस्तक है पहली बार 1687 में प्रकाशित हुई थी। लैटिन में लिखी गई इस पुस्तक का शीर्षक प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत है। यह पुस्तक विज्ञान एवं गणित के इतिहास में एक आधारशिला है, क्योंकि इसके द्वारा शास्त्रीय यांत्रिकी एवं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम जो सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है की नींव रखी गई थी। इसे सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक कार्यों में से एक माना जाता है, जिससे भौतिक विश्व को समझने हेतु प्रमुख गणितज्ञ ढांचा मिला है। इस पुस्तक ने 17वीं और 18वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति को गहराई से प्रभावित करने के साथ आधुनिक भौतिकी के भविष्य को आकार दिया, इसलिए इनका आंसर क्या होगा, डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है थर्ड। जल्लीकट्टू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें जल्लीकट्टू के साक्ष्य सिंधु घाटी की मोहरों और मदुरै के निकट प्राचीन गुफा चित्रों में पाए गए हैं। सेकेंड वाला, इस खेल में पुलिकुलम और कंगायाम नस्ल के बैल शामिल होते हैं जो अपने बाजार मूल्य और प्रजनन गुणवत्ता के कारण अत्यधिक मूल्यवान है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जल्लीकट्टू 2000 वर्ष से अधिक पुराना जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, जो मूल रूप से उपयुक्त वर का चयन करने के लिए आयोजित किया जाता था। जल्लीकट्टू को दर्शाती एक मोहर सिंधु घाटी स्थल पर पाई गई थी, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। मदुरै के निकट एक 1500 वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला में भी इसे खेल को दर्शाया गया है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह खेल भारत के एक जाति समूह अयार से जुड़ा हुआ है और इसका नाम जल्ली सिक्के और कट्टू बंधा हुआ से निकाला गया है। यह मटू पोंगल दिवस पोंगल का तीसरा दिन पर मनाया जाता है, जहाँ बैल को छेड़ दिया जाता है।
यह मटू पोंगल दिवस पोंगल का तीसरा दिन पर मनाया जाता है, जहां एक बैल को छोड़ दिया जाता है और प्रतिभागी उसके सींग पर बंधे सिक्के जीतने के लिए उसे वश में करते हैं। इस खेल में पुल्लीकुलम या कंगायम नस्ल के बैलों का उपयोग किया जाता है, जो प्रजनन और बाजार में बिक्री के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। इसलिए जो हमारा कथन है वो सेकेंड, वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? फर्स्ट दे रखा है, वह 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड में जीवित बच गए थे। सेकेंड वाला, वह वर्ष 1924 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेशों में भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी में शामिल हुए थे। थर्ड दे रखा है, उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी और वर्ष 1940 में लंदन के पेटन विलेज जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। हमें इसमें से बताना है कौन सा इस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, किसके व्यक्तित्व का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन दे रखे इसमें, फर्स्ट दे रखा है भगत सिंह, सेकंड दे रखा है करतार सिंह सराभा, थर्ड दे रखा है सरदार उधम सिंह और फोर्थ दे रखा है सोहन सिंह भकना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? सरदार उधम सिंह इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सरदार उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में जीवित बच गए थे, जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो जनरल डायर के नेतृत्व में सेना ने 400 से अधिक निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी थी। वहाँ वर्ष 1924 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेशों में भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी में शामिल हुए थे। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जो लंदन के केक्सटन हॉल में एक बैठक के दौरान माइकल और डायर की हत्या कर दी। इसलिए जो इसका आंसर होगा सी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक पेंशन योजना है जिसका प्रशासन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड वाला, इस योजना का लक्ष्य 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। थर्ड दे रखा है, इस योजना में श्रमिक की 60 वर्ष की आयु हो जाने पर उसे 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का लक्ष्य रखा गया है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? ए। इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन इसमें जो हमारा सेकेंड और थर्ड है वो क्या है? इसमें हमारा सिर्फ कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा सेकेंड वाला, इसमें केवल हमारा सेकेंड सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और थर्ड है वो क्या होंगे? फर्स्ट जो हमारा दे रखा है, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक पेंशन योजना है जिसका प्रशासन कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है। और जो हमारा थर्ड वाला, इस योजना में श्रमिक की 60 वर्ष की आयु हो जाने पर उसे कितने 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा क्या होगा? केवल एक होगा इसका। तो इसका फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला राइट है और फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। एक केंद्रीय पेंशन योजना है जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC पेंशन फंड प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु तक असंगठित श्रमिकों के जैसे स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, निर्माण मजदूर और कृषि श्रमिकों को लक्षित करती है जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इस योजना के तहत श्रमिक के 60 वर्ष की आयु वाले श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि यदि श्रमिक की मृत्यु 60 वर्ष 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का वादा किया गया है। हालांकि यदि श्रमिक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसके परिवार को कोई एक मुक्त जो है किश्त नहीं दी जाएगी। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, केन बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, यह नदियों को जोड़ने के क्रम में राशि परिप्रेक्ष्य योजना NPP के तहत भारत के पहले। सेकेंड वाला, इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह दोनों ही नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ए।
इसमें केवल हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। ये राइट है, लेकिन जो है हमारा यह दोनों नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह किसकी है, नर्मदा की नहीं है, किसकी है, यमुना की सहायक नदियाँ हैं दोनों। तो इसलिए जो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, एक, केवल इसमें हमारा फर्स्ट वाला सही है। केन बेतवा लिंक परियोजना यह नदियों को जोड़ने के क्रम में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीपी के तहत भारत की पहल है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी की अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। यह दोनों ही यमुना की सहायक नदियाँ हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। परियोजना के चरण, प्रथम चरण, इसके तहत दोदन बांध परिसर, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय सुरंगों, केन बेतवा लिंक नहर एवं बिजली घरों का निर्माण शामिल है। चरण सेकेंड, इसके तहत और नदी बेतवा की एक सहायक नदी पर स्थित लोअर और वह बांध बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज का विकास शामिल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। फर्स्ट है हमारा, यह विपणन योग्य वित्तीय साधन है जो एक निश्चित अवधि में भूमि या महासागर आधारित इकाइयों के निर्माण और बिक्री के माध्यम से सकारात्मक जैव विविधता परिणामों को पुरस्कृत करते हैं। सेकेंड वाला, इस पहल की शुरुआत विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा पर्यावरण के लिए मात्रात्मक लाभ हेतु नए वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा दोनों ही कथन सही है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट जो है हमारा एक सत्यापन योग्य, मात्रात्मक और विपणन योग्य वित्तीय साधन है जो एक निश्चित अवधि में भूमि या महासागर आधारित जैव विविधता इकाइयों के निर्माण और बिक्री के माध्यम से सकारात्मक प्रकृति और जैव विविधता परिणामों जैसे प्रजातियां, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवास को पुरस्कृत करता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट पहल की शुरुआत विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा पर्यावरण के लिए मात्रात्मक लाभ हेतु नए वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। क्रियाविधि जो रहती है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट कार्बन क्रेडिट के समान कार्य करते हैं। जब कोई कंपनी या सरकार जैव विविधता को हानि पहुंचाती है तो वे अन्यत्र संरक्षण प्रयासों के लिए भुगतान करके क्षतिपूर्ण पूर्ति कर सकते हैं। विचार यह है कि संरक्षण के लिए निजी वित्त पोषण को आकर्षित करते हुए पूरक कार्यों के माध्यम से जैव विविधता को हानि होने वाली समग्र क्षति को संतुलित किया जाए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें, अनुच्छेद 324A जो का निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के सभी चुनाव पर अधिकार देता है। सेकेंड वाला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। थर्ड वाला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान तरीके से और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा क्या होगा, हमारा इसका आंसर बी। इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को 5 वर्ष तक नहीं 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड सही है, इसका आंसर होगा बी। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, साथ ही संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी चुनावों का संचालन संविधान में उल्लिखित निर्वाचन आयोग नामक निकाय में निहित होगा। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। भारत का निर्वाचन आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है जो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही दर्जा और वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान तरीके से और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भूपर्पाटी के बड़े खंडों के क्षैतिज रूप से खिसकने और फॉल्ट के कारण होता है। सेकेंड वाला, स्ट्राइक शिल्प फॉल्ट तब बनते हैं जब विवर्तनिक
प्लेट न्यूनतम ऊर्ध्वाधर गति के साथ क्षैतिज रूप से खिसकती है। थर्ड दे रखा है रिवर्स फोल्ड तब बनते हैं जब ऊपरी ब्लॉक ऊपर की बढ़ते हुए निचले ब्लॉक के ऊपर चला जाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। जो हमारा यहाँ पर इसका आंसर है बी है हमारा। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा इसमें जो है फर्स्ट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट रोंगे इसमें कौन सा, सेकेंड और थर्ड सही है। जो हमारा ब्लॉक पर्वत है क्या करते हैं, जो भूमि के बड़े हिस्से विकटित हो जाते हैं और लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं, इन्हें फोल्ट ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही नहीं है, सेकेंड और थर्ड सही है। इसका आंसर क्या होगा, बी। केवल 2 सही है इसमें, है ना। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तब होता है जब भूमि के बड़े हिस्से विकटित होकर लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं, इन्हें फोल्ट ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। इसलिए हमारा फर्स्ट सही नहीं है। भ्रंश या दरार के कारण ब्लॉक पर्वत निर्मित होते हैं, जैसे सतपुड़ा और विंध्य पर्वत। स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, ये फोल्ड तब बनते हैं जब विवर्तनिक प्लेट न्यूनतम ऊर्ध्वाधर गति के साथ क्षैतिज रूप से खिसकती है। उदाहरण के लिए डेनाली फोल्ड, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। रिवर्स फोल्ड, थ्रस्ट फोल्ड, ये फोल्ड तब बनते हैं जब ऊपरी ब्लॉक ऊपर की बढ़ते हुए निचले ब्लॉक के ऊपर चला जाता है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। नॉर्मल फोल्ड, ये फोल्ड तब बनते हैं जब एक चट्टान ब्लॉक नीचे की ओर खिसक जाता है तथा पास के ब्लॉक से अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, अंकित प्रभावी विनिमय दर NER एक मुद्रा की द्विपक्षीय विनिमय दरों का एकाधिक व्यापारिक साझेदार जो मुद्राओं के सापेक्ष भारित औसत है। सेकेंड वाला 100 से अधिक वास्तविक प्रभावी विनिमय दर RER अवमूल्यन को दर्शाती है, जबकि 100 से कम का मूल्य अधिमूल्यन को दर्शाता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा एक सही है, इसलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अंकित प्रभावी विनिमय दर एकाधिक व्यापारिक साझेदारी मुद्राओं के सापेक्ष किसी मुद्रा को द्विपक्षीय विनिमय दरों को भारित औसत है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। यह देशों के बीच मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर के अंतर को ध्यान में रखे बगैर अंकित मुद्रा के सामर्थ्य को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर RER घरेलू अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच सापेक्ष मूल्य स्तरों को मुद्रास्फीति या समायोजित करके NER में सुधार करती है। RER की गणना NER को घरेलू मूल्य सूचकांकों और विदेशी मूल्य सूचकांकों के अनुपात से गुणा करके की जाती है, जिसे यह क्रिया शक्ति समता PPP संयोजित माप बन जाती है। 100 से अधिक जो है हमारा RER का अर्थ है आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में अधिक मूल्यांकन, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है, जबकि 100 से कम का मान जो है न्यूनतम मूल्यांकन को दर्शाता है, इसलिए जो हमारा इसका सेकंड वाला सही नहीं है, इसका केवल फर्स्ट वाला सही है। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है। अगर आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।